नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम को लेकर केस करने वाले पूर्णेश मोदी को आज रात में नींद बहुत कम आएगी। बेचैन जरूर रहेंगे क्योंकि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और उन्होंने 10 बड़े मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में उठा दिए हैं, जिसके आधार पर अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि गुजरात के तमाम अदालतों ने राहुल गांधी को लेकर जो भी फैसले किए क्या वो न्यायोचित थे। क्या राहुल गांधी को अधिकतम 2 साल की सजा मिलनी चाहिए थी। तमाम ऐसे सवाल हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है, साथ ही साथ दोष सिद्धि पर रोक लगाने की भी अपील वहां की गई है। जिन 10 मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने रखा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अपने स्क्रीन पर देखिए, लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी की याचिका में जो 10 बड़े मुद्दे हैं जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट इस केस पर निर्णय करने वाला है वो बताया गया है। हेडलाइन से ही आप समझ जाएंगे कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में किस आत्मविश्वास के साथ पहुंचे हुए हैं। यहां लिखा हुआ है, लोकतंत्र की नींव को नुकसान मानहानि मामले में दोष सिद्धि पर रोक के लिए राहुल गांधी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में उठाए गए 10 आधार। तो चलिए पहले आधार से ही इसकी शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट यही रखा गया है कि मोदी एक अपरिभाषित अनाकार समूह है। इसमें कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 500 के तहत मानहानि का अपराध केवल एक परिभाषित समूह के संबंध में आकर्षित होता है। मोदी एक अपरिभाषित अनाकार समूह है जिसमें लगभग 13 करोड़ लोग देश के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं और विभिन्न समुदायों से संबंधित हैं। आईपीसी की धारा 499 के तहत मोदी शब्द व्यक्तियों के संघ या संग्रह की किसी भी श्रेणी में नहीं आता है। तो इस आधार पर पूर्णेश मोदी को पहली चुनौती मिल गई है और हाईकोर्ट के फैसले को भी चुनौती मिल गई है। आगे दूसरा पॉइंट देखिए, टिप्पणी शिकायतकर्ता के खिलाफ नहीं थी। पूर्णेश मोदी जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी स्थिति होती है, ठीक उसी तरीके से इस केस में है और राहुल गांधी के वकील ने यह बातें फिर से सुप्रीम कोर्ट को एहसास करा दी है। पॉइंट नंबर 2 में देखिए, टिप्पणी शिकायतकर्ता के खिलाफ नहीं थी। गांधी ने टिप्पणी की सभी चोरों का उपनाम एक जैसा क्यों होता है। ललित मोदी और नीरव मोदी का जिक्र करने के बाद टिप्पणी विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट व्यक्तियों को संदर्भित कर रही थी और शिकायतकर्ता पूर्णेश ईश्वर भाई मोदी को उक्त टिप्पणी से बदनाम नहीं किया जा सकता है, जिसे विशिष्ट व्यक्तियों के संदर्भ में एक विशिष्ट संदर्भ में संबोधित किया गया था। तो यहां पर पूर्णेश मोदी का केस फिर से कमजोर हो रहा है। ऐसी कुछ दलीलें हाईकोर्ट में भी रखी गई थी, लेकिन गुजरात की अदालतों ने इन सब मामलों को एक साइड कर दिया और सीधे तौर पर यही माना कि सावरकर पर राहुल गांधी ने क्यों टिप्पणी कर दी है, राहुल गांधी के ऊपर 10 केस क्यों चल रहे हैं। राहुल गांधी अभियुक्त हैं, किसी में दोषी करार नहीं दिए गए ना, बाकी जो भी 10 केस चल रहे हैं। बावजूद इसके इनको आधार मानकर हाईकोर्ट का फैसला हुआ कि निचली अदालत का ही निर्णय सही है। खैर, पॉइंट नंबर 3 पर आइए। शिकायतकर्ता ने यह नहीं दिखाया है कि वह कैसे प्रभावित हुआ। अभिषेक मनु सिंघवी ने बार बार यही कहा है कि ये जो शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी हैं, किस आधार पर प्रभावित हो गए, राहुल गांधी की बातों से कैसे आहत हुए, इसके बारे में तो समझाएं कोर्ट को, नहीं बता रहे हैं। यह कहा गया है, शिकायतकर्ता के पास केवल गुजरात का मोदी उपनाम है जिसने ना तो दिखाया है और ना ही किसी विशिष्ट या व्यक्तिगत अर्थ में पूर्वाग्रस्त या क्षतिग्रस्त होने का दावा किया गया है। तीसरा, शिकायतकर्ता ने स्वीकार किया कि वह मोरवणिका समाज से आता है। यह शब्द मोदी के साथ विनिमय नहीं है और मोदी उपनाम विभिन्न जातियों में मौजूद है। तो यहां पर भी पूर्णेश मोदी का केस कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ने लगा है। पॉइंट नंबर 4 पर आइए। राहुल गांधी ने खुलकर कहा कि मेरा इरादा किसी को बदनाम करने का तो नहीं था। उन्होंने इस पॉइंट को भी सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया है। चौथा नंबर देखिए, बदनाम करने का कोई इरादा नहीं। टिप्पणी 2019 के लोकसभा अभियान के दौरान दिए गए एक राजनीतिक भाषण का हिस्सा थी और शिकायतकर्ता को बदनाम करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए अपराध के लिए मानवीय कारण का अभाव है। अब देखिए, राहुल गांधी तर्क पर तर्क दे रहे हैं। ये सारे तर्क सुप्रीम कोर्ट को अब मिल चुके हैं क्योंकि याचिका पढ़ गई है और ये सारी चीजें पढ़ लिए गए होंगे और जब इस पर सुनवाई होगी
तो तय किया जाएगा कि राहुल गांधी के साथ क्या इंसाफ करना है, या पूर्णेश मोदी जैसे याचिकाकर्ता जो इस तरीके से याचिका लेकर कूद पड़ते हैं। घटना कर्नाटक में, केस गुजरात में, अब मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट में, किसी की सांसदी चली गई, तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखा जाएगा। पांचवा पॉइंट देखिए, अब बात आ गई हाईकोर्ट की। हाईकोर्ट की गलती कहां पर है और क्या उन्होंने अपने फैसले में टिप्पणी कर दी है, इसको लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इशारे किए थे। फिर से देखिए यह पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट में दलील के तौर पर याचिका में रखी गई है। उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की कि अपराध के लिए कठोरतम सजा की आवश्यकता है। लोकतांत्रिक राजनीतिक गतिविधि के दौरान आर्थिक अपराधियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाले एक राजनीतिक भाषण को नैतिक अधमता का कार्य माना गया है। कठोरतम सजा इस तरह की खोज राजनीतिक अभियान के बीच में लोकतांत्रिक मुक्त भाषण के लिए गंभीर रूप से हानिकारक है। यह किसी भी प्रकार के राजनीतिक संवाद या बहस को मिटा देने वाली एक विनाशकारी मिसाल कायम करेगी जो किसी भी तरह से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर साफ तौर पर दलील में कह दिया गया है कि राहुल गांधी को बोलने से रोकने की कोशिश हो रही है और पूरे देश भर में जितने भी विपक्ष के नेता हैं जो मुखर होकर केंद्र सरकार की गलत नीतियों की मुखालफत करते हैं, बोलते हैं, उन सबको रोकने की कोशिश हो जाएगी अगर इस फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो। क्योंकि विपक्ष का काम होता है सरकार को आईना दिखाना। ऐसे में अब देखिए सुप्रीम कोर्ट इन बिंदुओं को कितना स्वीकार करता है। अब आइए छठा पॉइंट पर, अपराध में कोई नैतिक अधमता शामिल नहीं। जो यह अपराध बताया गया है बहुत बड़ा अपराध, उसमें देखिए कहा गया है कि अपराध में कोई नैतिक अधमता शामिल नहीं है। शब्द नैतिक अधमता प्रथम दृष्टया ऐसे अपराध पर लागू नहीं हो सकता जहां विधायिका ने केवल 2 साल की अधिकतम सजा का प्रावधान करना उचित समझा। यह अपराध जमानती और गैर संज्ञेय भी है और इसलिए इसे जघन्य नहीं माना जा सकता। त्रिस्तरीय परीक्षण यह निर्धारित करता है कि कोई अपराध नैतिक अधमता के बराबर है या नहीं। इसमें देखिए कह दिया गया है कि क्या यह कृत्य सामान्य रूप से समाज की नैतिक चेतना को झकझोरता है। दूसरा, क्या इस कृत्य के पीछे का उद्देश्य आधारहीन है। तीसरा, क्या उस कृत्य के कारण उस व्यक्ति को भ्रष्ट चरित्र का माना जा सकता है या समाज द्वारा हे दृष्टि से देखा जाने वाला व्यक्ति माना जा सकता है। ये कई ऐसे सवाल उठाए गए हैं। जहां तक पहले परीक्षण का संबंध है, कथित तौर पर पीड़ित एकमात्र व्यक्ति शिकायत करता है, इसलिए सामान्य रूप से समाज की नैतिक चेतना को झकझोरने वाले अपराध का कोई सबूत नहीं है। साफ तौर पर समझा दिया गया है सारी चीजों को। देखिए अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि राहुल गांधी की याचिका में कितना दम है और पूर्णेश मोदी जो पहले से अर्जी लगा बैठे हैं कि साहब मेरी भी सुन लीजिएगा, तो उनकी भी सुनी जाएगी। लेकिन फैसला तो अब सुप्रीम कोर्ट को करना है, न्याय उन्हें ही करना है। सीजेआई चंद्रचूड़ की अदालत में एक बार फिर से यह उम्मीदें बढ़ गई हैं कि इंसाफ जरूर मिले। सातवां पॉइंट देखिए, याचिकाकर्ता और उसके निर्वाचन क्षेत्र को हुई अपूरणीय क्षति, ऐसा कहा गया है। अब देखिए याचिकाकर्ता के खिलाफ अधिकतम 2 साल की सजा लगाए जाने के परिणाम स्वरूप, जो कि एक आपराधिक मानहानि मामले में अपने आप में दुर्लभ है, वह प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद के रूप में अयोग्य हो गए। वायनाड निर्वाचन क्षेत्र जहां से उन्होंने 4.3 लाख से अधिक वोटों के उल्लेखनीय अंतर से जीत हासिल की, दोष सिद्धि पर रोक न होने से याचिकाकर्ता एक प्रमुख विपक्षी आवाज को भविष्य में चुनाव लड़ने से रोका जाएगा। निश्चित तौर पर अगर यह सजा बरकरार रहती है तो राहुल गांधी 2 साल इधर और 6 साल फिर आगे 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जो कि अपने आप में एक गंभीर चिंता का विषय होगा। इस हथकंडे से तो देश के किसी भी विपक्षी नेताओं को खामोश किया जा सकता है और उनका राजनीतिक करियर भी समाप्त किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 8 पे आइए। उच्च न्यायालय ने दोष सिद्धि पर रोक लगाने के लिए बुनियादी मानदंडों की अनदेखी की है। गुजरात हाई कोर्ट ने क्या क्या गलती की है वो बताने की कोशिश है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। अच्छी तरह से स्थापित उदाहरणों के अनुसार 2 बुनियादी सिद्धांत दोष सिद्धि के निलंबन का मार्गदर्शन करते हैं। पहला, इसमें कोई गंभीर अपराध शामिल नहीं है जो मौत, आजीवन कारावास या एक अवधि के कारावास से दंडनीय है, 10 वर्ष से कम। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में कहा गया है शामिल अपराध में नैतिक अधमता शामिल नहीं होनी चाहिए। याचिकाकर्ता के मामले में ये दोनों शर्तें पूरी होती है, फिर भी उच्च न्यायालय ने अपराध को नैतिक अधमता से जोड़ा हुआ मानकर दोष सिद्धि को निलंबित नहीं करने का निर्णय किया है। देख लीजिए यहां पर राहुल गांधी की तरफ से पूरी तैयारी है हाईकोर्ट के फैसले को घेरने की
और पूर्णेश मोदी की याचिका पर मुंहतोड़ जवाब देने की। पॉइंट नंबर 9 में आइए। उच्च न्यायालय ने असंगत विचारों पर कार्रवाई की। अब असंगत विचार क्या है जरा समझना होगा। पॉइंट में लिखा गया है कि उच्च न्यायालय ने पाया कि गांधी ने स्पष्ट रूप से सनसनी फैलाने के लिए और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार के परिणाम को प्रभावित करने के इरादे से माननीय प्रधानमंत्री का नाम सुझाया था। माननीय प्रधानमंत्री की राजनीतिक पार्टी दोष सिद्धि को निलंबित करने की याचिका पर निर्णय लेने में इस तरह के विचार पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं, खासकर जब दोष सिद्धि इस आधार पर नहीं थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई आरोप लगाया गया था। और यहाँ पर हाईकोर्ट के एक और महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान आकर्षित सुप्रीम कोर्ट का किया गया है, वो भी पॉइंट देखिए। कोई अपराध गंभीर है या नहीं यह निर्धारित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा एक और बाहरी और नया कारक जोड़ा गया है और वह है राजनीति में शुचिता। उच्च न्यायालय ने न केवल लंबित आपराधिक मामलों जहां याचिकाकर्ता ने कभी आपराधिक पृष्ठभूमि के रूप में दोषी ठहराया गया है, लेकिन इस महत्वपूर्ण तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है कि ऐसे मामलों में भी जहां याचिकाकर्ता केवल आरोपी हैं, उनमें से प्रत्येक मामला पूरी तरह से सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा दायर किया गया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने यह बातें पहले भी कही थी कि जितने भी राहुल गांधी पर केस हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, वरिष्ठ नेताओं के द्वारा ही लादे गए हैं केस। तो ऐसे में जो हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है, फैसले की कॉपी में जो बातें लिखी हैं वो भी अनुचित मालूम पड़ती हैं। और 10वां पॉइंट भी हाईकोर्ट से ही जुड़ा हुआ, वो देख लीजिए। उच्च न्यायालय का आदेश स्वतंत्र भाषण लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यदि लागू फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो यह स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र बयान का गला घोंट देगा। यह लोकतांत्रिक संस्थाओं को व्यवस्थित बार बार कमजोर करने और इसके परिणाम स्वरूप लोकतंत्र का गला घोटने में योगदान देगा, जो भारत के राजनीतिक माहौल और भविष्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होगा। यदि राजनीतिक व्यंग्य को आधार उद्देश्य माना जाए तो कोई भी राजनीतिक भाषण जो सरकार की आलोचनात्मक हो नैतिक अधमता का कार्य बन जाएगा। यह लोकतंत्र की नींव को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। तो समझ जाइए आप कि क्या होने वाला है देश में। अब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, पूर्णेश मोदी की नींदें उड़ने वाली हैं। सरकार भी इस वक्त टेंशन में है क्योंकि जिस हिसाब से फैसले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आ रहे हैं वो सरकार को भी चैन से रहने नहीं देने वाले हैं। तो इंतजार कीजिए, इंसाफ की उम्मीद कीजिए, राहुल गांधी को मानहानि केस में राहत मिले, उनकी सजा पर रोक लगे, दोष सिद्धि पर विराम लगे, फिर से राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो जाए। इस बात के लिए ही उम्मीदें रखी जानी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।